recording. Share. नमस्कार, मैं माता गुजरी महिला महाविद्यालय के इकोलॉजी डिपार्टमेंट की मंजूषा पौराणिक आपको इकोलॉजी और इकोसिस्टम के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। सबसे पहले इकोलॉजी शब्द का मतलब समझते हैं। यह शब्द ग्रीक वर्ड ओइकास से आया है और इसे जर्मन साइंटिस्ट हैकेल ने 1869 में दिया था। ओइकास मतलब घर या हैबिटेट या जिस जगह में रहा जा रहा है, और लोगास मतलब उसका अध्ययन। तो इकोलॉजी का शब्द विभिन्न जीवों के उनके वातावरण से संबंध को दर्शाता है। अर्थात अलग अलग ऑर्गेनिजम्स जब ग्रुप बनाकर एक जगह पे रहते हैं तो उनका उस वातावरण से क्या संबंध है उसके बारे में समस्त अध्ययन इकोलॉजी है। अब इकोलॉजी शब्द को विस्तृत रूप से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे हम जानते हैं कि सभी जीव अलग अलग हैं। जैसे हजारों मनुष्य हैं पर प्रत्येक मनुष्य अलग अलग है। ऐसे प्लांट हैं, अलग अलग प्लांट मिलके समूह बनाते हैं। तो एक ही तरह के जीवों का समूह, जैसे समस्त मनुष्यों का समूह या समस्त प्लांट, जैसे कि अगर आम के प्लांट की बात करें तो आम के पौधे, या कुत्तों का समूह, या बिल्लियों का समूह, या जीवन से संबंधित और बात करें हाथियों का समूह, या किसी नीम के पेड़ का समूह, ये सब एक समान जब जीव होंगे, जैसे नीम के पेड़ हुए, मनुष्य हुए, कुत्ते हुए, तो जब समान जीव के का इकट्ठा होना पॉपुलेशन कहलाएगा। तो पॉपुलेशन एक ही स्पीशीज के समस्त लोगों का ग्रुप पॉपुलेशन है। जबकि किसी एक पॉपुलेशन को के साथ और दूसरी पॉपुलेशन को मिला दिया जाए तो ये कम्युनिटी कहलाएंगी। जैसे कि हम अपने एनवायरनमेंट में रहते हैं तो हमारे एनवायरनमेंट में हम हैं, अलग अलग जीव हैं, कुत्ते, बिल्ली, फिर हमारे पास अलग अलग प्लांट होते हैं, उन प्लांट, फिर उसके बाद माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सब अलग अलग पॉपुलेशन है और जो आपस में मिलके कम्युनिटी बनाते हैं। तो किसी विशेष क्षेत्र में रहने वाले अलग अलग स्पीशीज के समूह कम्युनिटी बनाएंगे और इन कम्युनिटी का अध्ययन इकोसिस्टम कहलाता है। और अलग इकोसिस्टम मिलके बायोस्फीयर का निर्माण करते हैं। तो समस्त जैविक समूह जो है, पृथ्वी जो है, उसमें अलग अलग इकोसिस्टम पाए जाते हैं और इन सब का अध्ययन जो है वो इकोलॉजी कहलाता है। अब इकोलॉजी को समझने के लिए पहले हम एक जनरल क्लासिफिकेशन लेते हैं। तो जनरल क्लासिफिकेशन में हम देखें कि सबसे पहले इकोलॉजी को दो भागों में बांटा गया है। पहला ऑट इकोलॉजी। ऑट मतलब कि ऑटो, ऑटो यानी कि स्वयं। तो किसी एक विशेष स्पीशीज, किसी एक विशेष स्पीशीज के एनिमल्स या प्लांट यानी ऑर्गेनिज्म, जीवों का समूह आपस में किस तरह से संबंध रखता है, इसे हम ऑट इकोलॉजी कहेंगे। इसे हम दूसरा शब्द दे सकते हैं स्पीशीज इकोलॉजी। स्पीशीज इकोलॉजी मतलब हमें पता है हर अलग अलग जीवों की एक एक अलग जाति होती है, स्पीशीज होती है। तो उस स्पीशीज का अध्ययन, जैसे मनुष्यों की जाति का अध्ययन, कुत्तों की जाति का अध्ययन, प्लांट की अलग अलग प्लांट की का अध्ययन, ये स्पीशीज इकोलॉजी कहलाएगा। दूसरा आता है सिन इकोलॉजी। सिन मतलब कि संबंध। तो सिन इकोलॉजी का मतलब होता है कि किसी विशेष वातावरण में या एनवायरनमेंट में रहने वाले जीवों का समूह, अलग अलग जीवों का समूह, मतलब अलग अलग स्पीशीज का समूह और उनका आपस में संबंध सिन इकोलॉजी कहलाएगा। इसको हम इन जनरल तीन भागों में विभाजित कर देते हैं। एक तो पॉपुलेशन इकोलॉजी, मतलब अलग अलग पॉपुलेशन, फिर कम्युनिटी इकोलॉजी, अलग अलग पॉपुलेशंस का उस जगह पे संबंध, और फिर होता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी का मतलब कि अलग अलग वातावरण, जैसे कि हमने कहा कि जलीय वातावरण अलग होता है, थलीय वातावरण अलग होता है। अब जलीय वातावरण में भी स्वच्छ जल का वातावरण अलग है, यानी इसमें पौंड हुए या झील हुई, ये सब अलग चले जाएंगे। फिर उसके बाद अगर हम देखें
उसके बाद मरीन इकोलॉजी पे आते हैं, समुद्र की इकोलॉजी पे आते हैं। तो पानी में ही हमने देख लिया कि फ्रेश वाटर अलग है, मैरीन वाटर अलग है। ऐसे टेरिस्ट्रियल या थलीय में बात करें तो डेजर्ट अलग होते हैं। फिर वनों में देखें तो शीतोष्ण है, समशीतोष्ण है, फिर उष्ण कटिबंध होते हैं। ऐसे अलग अलग हुए ना, जैसे जिसको अपन कहते हैं ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हैं, फिर टेम्परेट फॉरेस्ट हैं। इस तरह से अलग अलग जगह ग्रासलैंड इकोसिस्टम है। इन सब का जो स्टडी होगी वो इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाती है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि क्लासिफिकेशन, हम दूसरा क्लासिफिकेशन पे आते हैं जहाँ पे हम जीवों के वातावरण के आधार पे उसका अध्ययन करेंगे। तो जैसा भी हमने बताया आपको पहले कि एनवायरनमेंट, या हम देखते हैं वातावरण के आधार पे, तो सबसे जैसे अपन ने देखा जलीय वातावरण कहेंगे अगर, तो जलीय वातावरण में जो अगर हम क्लासिफिकेशन करें तो हमारे पास दो तरह का पानी है पूरे दुनिया में। एक तो होता है समुद्र का पानी और दूसरा होता है स्वच्छ जल। तो समुद्री पानी जो होता है उसमें हम पहले अगर एक इकोलॉजी की बात करें तो महासागर होते हैं। तो महासागर में पाए जाने वाले जीव जंतुओं का और उस वातावरण से संबंध वो ओशन इकोलॉजी कहलाएगा। फिर समुद्र जो होते हैं बहुत गहरे होते हैं, तो डीप सी में जो पाए जाने वाले जीव जंतु हैं उनका उस पानी से संबंध, उस वातावरण से संबंध डीप सी इकोलॉजी कहलाएगा। फिर तीसरा वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ईश्वरी। ईश्वरी मतलब जहाँ पे नदी समुद्र से मिलती है, तो समुद्र और नदी के बीच के मिलन की जगह पे जो बायोटा डेवलप होती है या जो जैविक संबंध दिखाई देते हैं, वहाँ का पानी की कंडीशन, वहाँ का एनवायरनमेंट जो है वो ईश्वरी इकोलॉजी कहलाएगी। इसी तरह से फ्रेश वाटर जो होते हैं दो तरह का होता है, एक तो बहता हुआ पानी और एक रुका हुआ पानी। तो बहता हुआ पानी हम जानते हैं सभी लोग की नदियों में बहता हुआ पानी होता है। इसके अलावा झरने होते हैं। तो ये लोटेक कहलाता है। इसमें मतलब पानी बहता हुआ पानी है, इसमें पाए जाने वाली जैविक संपदा अलग होगी और उसमें पाया जाने वाला पानी भी अलग होगा थोड़ा सा। और दूसरा होता है लेंटिक, यानी कि स्थिर पानी, जैसे कि अपन कहते हैं तालाब है या झील है, इनमें पानी स्थिर पानी कहलाता है इनका। तो ये इनमें पाए जाने वाली बायोटा या इसमें पाए जाने वाले जैविक जीव जंतु जो हैं और उनका उनसे पानी से संबंध, उसमें पाए जाने वाले समस्त पदार्थ जैसे कि ऑक्सीजन है, कार्बोनेट्स हैं, ये सब जो चीजें हैं, बायोकेमिकल्स हैं, उन सबसे कैसे संबंध है वो कहला जाएगा, उसका अध्ययन कहला जाएगा लेंटिक इकोलॉजी। दूसरा, अब इसके बाद देखते हैं हम स्थलीय जगह पे आते हैं जहाँ पे, जिसको हम लैंड कहेंगे या टेरिस्ट्रियल इकोलॉजी कहेंगे। तो हमें पता है एक तो घने घास के जंगल होते हैं तो ग्रासलैंड इकोलॉजी में चला जाएगा। फिर फॉरेस्ट होते हैं, अलग अलग वन होते हैं, उनके उनके बारे में अध्ययन करें तो फॉरेस्ट इकोलॉजी कहला जाएगा। और जब हम पूरे रेगिस्तान का अध्ययन करते हैं तो वो डेजर्ट इकोलॉजी कहलाती है। इस तरह हमने क्लासिफिकेशन किया इकोलॉजी का एनवायरनमेंट के बेस पे। अब तीसरा क्लासिफिकेशन हम करते हैं जो अब नए एडवांसमेंट हो रहे हैं, लगे धीरे 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 धीरे, और जब का अध्ययन होता है तो हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। तो हम इकोलॉजी को फिर और अलग तरह से क्लासिफाई करते हैं। जैसे कि पहले हमने लिखा प्रोडक्टिव इकोलॉजी। अब क्या है कि जीव जंतु हैं और ये जीव जंतु बहुत बढ़ रहे हैं, विकसित हो रहे हैं, सब कुछ है, पर उनसे एक्चुअली में हमें फायदा क्या हो रहा है उसके बारे में अध्ययन करें तो वो कहलाएगा प्रोडक्टिव इकोलॉजी। जैसे अगर हम कहते हैं कि बड़े घने जंगल हैं अगर, और उन जंगल से हमें क्या प्राप्त होता है, वहाँ की बायोडाइवर्सिटी की क्या इम्पोर्टेंस है, तो ये कहला जाएगा प्रोडक्टिव इकोलॉजी। फिर हम कहेंगे पॉपुलेशन इकोलॉजी। पॉपुलेशन इकोलॉजी का मतलब है कि किसी जगह पे पाए जाने वाले जीवों का समूह उस वातावरण में फिट हो रहा है कि नहीं, उसके लिए वो अच्छा है कि नहीं, तो वो कहला गया पॉपुलेशन इकोलॉजी। उसके बाद कम्युनिटी इकोलॉजी। कम्युनिटी इकोलॉजी का मतलब हुआ कि एक जगह पे पाई जाने वाली अलग अलग पॉपुलेशन उस जगह पे किस तरह से आपस में संबंध रखती हैं, किस तरह से उनका संबंध है, उस जगह पे वो अच्छी तरह से रह पा रहे हैं कि नहीं, उनका कंपटीशन तो ज्यादा नहीं हो रहा है। ये सारे का अध्ययन कम्युनिटी इकोलॉजी कहलाएगा। फिर कहलाता है इकोसिस्टम इकोलॉजी। इकोसिस्टम इकोलॉजी यानी जैसे हमने पहले बताया कि जैसे डेजर्ट इकोलॉजी है या वन्य जीवों के बारे में अध्ययन है या पानी के बारे में अध्ययन है, फ्रेश वाटर इकोलॉजी है, ये सारे जो होंगे वो इकोसिस्टम इकोलॉजी कहलाएगा। फिर उसके बाद माइक्रोबियल इकोलॉजी है। माइक्रोबियल इकोलॉजी का मतलब कि जो सूक्ष्म जीव हैं उनका किसी भी इकोसिस्टम में क्या महत्व है, ये उसका अध्ययन करना माइक्रोबियल इकोलॉजी कहलाएगा। आजकल ये सबसे एडवांस ब्रांच है क्योंकि हम जानते हैं कि फंगस या फफूंद हुई और बैक्टीरिया है या विषाणु है, इन सब का इकोलॉजी पे विशेष महत्वपूर्ण स्थान है। ये हमारे लिए बहुत हार्मफुल भी हो सकते हैं और बहुत यूजफुल भी हो सकते हैं।
तो माइक्रोबियल इकोलॉजी एक इम्पॉर्टेंट एडवांस्ड ब्रांच है इकोलॉजी की, जिसका विशेष महत्व है। फिर आते हैं हम रेडिएशन इकोलॉजी पे। तो रेडिएशन इकोलॉजी जैसे हम जानते हैं कि सूर्य की ऊर्जा जो होती है हमारे किसी भी इकोलॉजी को का मुख्य स्तंभ है। जीवन का की उत्पत्ति ही सूर्य से होती है। अगर सूर्य प्रकाश ना हो तो सबसे पहले जो प्रोड्यूसर्स हैं या जो जिनको हम हरे पेड़ पौधे कहते हैं वो ऊर्जा का उपयोग करके भोज्य पदार्थ बना ही नहीं सकते। तो रेडिएशन में सन एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है। पर इसके अलावा हम देखते हैं कि अभी रेडिएशन में बहुत सारे परिवर्तन आ रहे हैं। हमारी बहुत सारी एक्टिविटी जो एनवायरनमेंट को के लिए हार्मफुल है वो यूवी रेडिएशन वगैरह को पूरे सिस्टम में को विशेष रूप से प्रभावित करती है, जिसके तरह तरह के प्रभाव दिखाई देते हैं। तो ये आएगा रेडिएशन इकोलॉजी में। फिर इसके बाद पॉपुलेशन इकोलॉजी, पोल्यूशन इकोलॉजी। हम सब जानते हैं कि पोल्यूशन इकोलॉजी का मतलब है कि हम वातावरण में विभिन्न तरह से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है। जैसे कि अगर हम कहते हैं कि वायु प्रदूषण है, जल प्रदूषण है और वेहिकुलर प्रदूषण वगैरह जितने भी प्रदूषण है उससे एनवायरनमेंट में और इकोलॉजी के सिस्टम में वहाँ के जलीय जीवों पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। हम समय समय पे जैसे पढ़ते हैं कि मरीन इकोलॉजी में तेल जैसे स्प्लिट कर गया तो वहाँ पे पूरी मछलियां मर गई। तो इस तरह से पूरे पॉपुलेशन पूरे इकोलॉजी पे या इकोसिस्टम पे पॉल्यूशन का क्या प्रभाव है उसके बारे में इसके सब डिवीजन है उनमें विस्तृत रूप से अध्ययन किया जाए तो यह पॉल्यूशन इकोलॉजी कहलाएगी। इसके बाद स्पेस इकोलॉजी की बात करते हैं। तो स्पेस इकोलॉजी का मतलब होता है कि हम अभी यह सुनते हैं कि मनुष्य जो है चांद पे जा चुका है, मंगल ग्रह पे जा चुका है, अलग अलग ग्रहों में जाकर वहां पे जीवन की संभावना को तलाशता है। तो अगर स्पेस में क्या किस तरह का जीवन संभव है या वहां पे पाए जाने वाले अजैविक पदार्थों के बारे में जो अध्ययन है वो स्पेस इकोलॉजी कहलाता है। इसके पश्चात इकोलॉजी के बाद हम अब एक शब्द समझने की कोशिश करेंगे, इकोसिस्टम। इकोसिस्टम जो है ये एक पार्ट है इकोलॉजी का। अलग अलग इकोसिस्टम का अध्ययन हम जब करते हैं तो वो संपूर्ण मिलके इकोलॉजी कहलाता है। तो इकोसिस्टम को हम कह सकते हैं कि एक छोटा सा ब्रांच है इकोलॉजी का, जिसमें हम समस्त जीवों का आपस में विशेष एनवायरनमेंट में संबंध के बारे में अध्ययन करते हैं। तो इकोसिस्टम को अगर हम समझने की कोशिश करें कि इकोसिस्टम क्या है तो हम ये कहेंगे कि किसी एक विशेष वातावरण में, एक फिजिकल वर्ल्ड में जब अलग अलग जीवों का समुदाय या कम्युनिटी उपस्थित होती है और वो वहां पे कैसे इंटरेक्ट करती है, आपस में कैसे संबंध बना के रहती है, उसका अध्ययन इकोसिस्टम कहलाएगा। इकोसिस्टम शब्द 1935 में एजी टेंसले ने दिया था। इसका मतलब है द सिस्टम रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरेक्शन ऑफ ऑल द लिविंग एंड नॉन लिविंग फैक्टर्स ऑफ द एनवायरनमेंट, यानी कि जैवीय और अजैवीय पदार्थों का किसी विशेष वातावरण में आपस का संबंध इकोसिस्टम है। अब इकोसिस्टम जो होता है ये एक बायोलॉजिकल कम्युनिटी, जैविक जितने समुदाय है किसी जगह पर कहाँ उपस्थित हैं और वहां पे उस जगह पे उस प्राणी जात के लिए वहां क्या वातावरण उपस्थित है, वहां पे किस तरह का एनवायरनमेंट है, वहां के नॉन लिविंग कंटेंट कैसे हैं। जैसे कि अगर हम कह रहे हैं कि थली जगह है, जैसे यहाँ आप देख रहे हैं डेजर्ट दिखा रहे हैं, हम समुद्र दिखा रहे हैं, प्रेरियार्स दिखा रहे हैं, बड़े बड़े घास के जो मैदान होते हैं उनके बारे में है, और टुंड्रा दिखा रहे हैं। तो हम इस तरह से 4-5 जगह दिखा रहे हैं आपको यहाँ पर। तो यहाँ पे पाए जाने वाले यहाँ पर पाए जाने वाले जीवन अलग अलग तरह से होगा। अब हम ये नहीं कह सकते कि जो जिस तरह के बायोटा या जिस तरह की मछलियां समुद्री जल में पाई जाती हैं सेम वही आपको स्वच्छ जल में मिलेंगी, तो ऐसा नहीं हो सकता। तो इस तरह से अलग अलग एनवायरनमेंट में रहने वाले प्लांट और एनवायरनमेंट टोटली अलग होंगे और उनका उसके साथ उस जगह से सहसंबंध होगा जिससे वो वहां पे अच्छी तरह से रह सके। अब हम इकोसिस्टम को अगर डिफाइन करने के लिए जाएं तो हमें इकोसिस्टम में दो चीजें समझ में आ रही हैं। एक होता है वहां पे पाए जाने वाले बायोटिक कंपोनेंट अर्थात अजैवीय कारक, और दूसरे होते हैं बायोटिक कंपोनेंट। तो अजैवीय कारक में अलग अलग चीजें होंगी जिनको हम कहते हैं फिजिकल होंगे, फिर केमिकल होंगे। तो फिजिकल कारक जैसे अपन ने कहा, जैसे सूर्य है मतलब गर्मी, ठंड, विंड, एयर, ये सारे जो होते हैं अजैविक कारक में फिजिकल फैक्टर होंगे। और केमिकल फैक्टर की अगर बात करते हैं तो वहाँ पे जो मिनरल है, न्यूट्रिएंट्स हैं,
वो सब अकार्बनिक पदार्थ जो उपस्थित होंगे वो अजैविक कारक होंगे। इसके अलावा गैसेस होती हैं जो बायोजियोकेमिकल साइकिल बनाने में मदद करती हैं। हमें मालूम है ऑक्सीजन की आवश्यकता, कार्बन डाइऑक्साइड की आवश्यकता, नाइट्रोजन के महत्व, ये सारे जो होते हैं ये सारे अजैविक कारक होंगे। और बायोटिक फैक्टर में हम पूरे जैविक कारक लेंगे जिनमें जीवन है, जैसे प्लांट होंगे और एनिमल होंगे, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, ये सब उस जगह के बायोटिक कंपोनेंट होंगे। तो किसी भी इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होंगे, एक तो होंगे बायोटिक और दूसरा होगा ए बायोटिक। अब जब हम ए बायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट की बात कर लेते हैं तो हम यहाँ देखेंगे कि इकोसिस्टम जो होगा, इकोसिस्टम को हम दो तरह से विभाजित कर सकते हैं। हम बायोटिक और एबायोटिक को फिर से और थोड़ा सा डिटेल में अभी अध्ययन करेंगे। पहले हम इकोसिस्टम के प्रकार के बारे में समझ लें। तो इकोसिस्टम को हम दो तरह से देख सकते हैं। एक तो होते हैं नेचुरल इकोसिस्टम जो उपस्थित है, प्रकृति द्वारा प्रदत्त है, वो नेचुरल होंगे। और आर्टिफिशियल जो मनुष्यों के द्वारा बनाए हुए इकोसिस्टम है। तो अब प्रकृति प्रदत्त में हम सबसे पहले देखते हैं कि एक होते हैं फॉरेस्ट के, जैसे वन वन है। फिर उसके बाद हम देखते हैं ग्रासलैंड्स होते हैं, घास के बड़े बड़े मैदान, स्पेशली बड़े जो यूरोप कंट्रीज हैं वहाँ पे बड़े बड़े घास के मैदान होते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं जलीय। जलीय में हमने जैसे पहले देखा कि स्वच्छ जलीय आवास होता है, फिर मरीन होता है, समुद्री आवास होता है। इसके बाद हम देखते हैं डेजर्ट या रेगिस्तान जो होते हैं। तो ये जो है ये प्रकृति प्रदत्त हो गए इकोसिस्टम, और यहाँ रहने वाले जो जैव हैं उनका आपस में क्या संबंध है उसका अध्ययन नेचुरल इकोसिस्टम कहलाएगा। और आर्टिफिशियल इकोसिस्टम जो मनुष्य के द्वारा अपने उपयोग के लिए बनाए गए हैं, जैसे कि अगर हम एक बात करते हैं एक्वेटिक इकोसिस्टम की बात करते हैं, तो एक्वेटिक इकोसिस्टम का मतलब होता है कि जलीय। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक्वेरियम, आप सब लोग जानते हैं कि एक्वेरियम है। उसके अलावा हम देखते हैं कि बहुत सारा एक्वाकल्चर किया जाता है, फिशों को पाला जाता है, फिश पाली जाती हैं। फिर उसके मत्स्य पालन जिसको हम कहते हैं, मत्स्य पालन के साथ हम बहुत सारा सुनते हैं कि वहाँ पे प्रॉन का भी कल्चर किया जा रहा है। तो जल से संबंधित जितने भी जीव हैं और जिनको हम मनुष्य जो होता है अपने उपयोग के लिए पानी में पाल के रखेगा, वो एक्वेटिक इकोसिस्टम में आएगा और ये टोटली आर्टिफिशियल होगा। इसमें मनुष्य अलग से इसको डेवलप करता है। फिर दूसरा हम आते हैं टेरेस्ट्रियल में। तो जितने भी हम धान्य उगाते हैं, जैसे गेहूं है, चावल है, या और सारे फ्रूट्स वगैरह, इन सब के लिए बड़े बड़े लैंड होते हैं टेरेस्ट्रियल जो, उनमें हम जो फसल उगाते हैं, या हम हल में अलग अलग पशुपालन करते हैं और उनको विभिन्न परिस्थितियों में रखते हैं, तो ये टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम कहलाएगा, जो कि टोटली आर्टिफिशियल होगा। और ये मनुष्य के द्वारा वहां पे लगाए हुए प्लांट, लगाई हुई सारी चीजें होंगी जिनका उपयोग वो खुद करेगा या उसके पाले हुए एनिमल्स करते हैं। फिर उसके बाद हम माइक्रोबियल इकोसिस्टम पे आते हैं। तो माइक्रोबियल इकोसिस्टम बहुत वास्ट होता है। जैसे कि अगर हम देखते हैं कि इसमें सारा ही आएगा। जैसे हम अगर मान लो कोई आर्टिफिशियली किसी चीज का डिग्रेड करने के लिए, जैसे खाद ही बनाते हैं अगर मान लो हम, तो खाद बनाने के लिए अगर हम उनको सारे जितना भी ऑर्गेनिक वेस्ट है उसको हम रखते हैं, और उसमें फिर हम अगर मान लो उसमें केचुए वगैरह डालते हैं, फिर उसमें माइक्रोबियल पॉपुलेशन डालते हैं बहुत सारी, उसको डेवलप करते हैं जैसे फंगस, बैक्टीरिया वगैरह, और उसका डिग्रेडेशन करते हैं। या फिर हम देखते हैं कि जैसे किण्वन के द्वारा बहुत सारी चीजें बनाई जाती हैं, किण्वन किया जाता है, फर्मेंटेशन आप जानते हो। तो ये सब आर्टिफिशियल तरीके से हम माइक्रोबियल एनवायरनमेंट, माइक्रोब्स को डेवलप करते हैं, पैदा करेंगे और उनके द्वारा एक इकोसिस्टम डेवलप करने की कोशिश करते हैं। तो ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के अंतर्गत आएगा। इसके बाद हम देखते हैं ये नेचुरल एक्वेटिक इकोसिस्टम हम बता चुके हैं आपको। आर्टिफिशियल में जैसे आप देख रहे हो ये क्रॉप लैंड सिस्टम दिखाई दे रहा है, तो इसको हम अपने हिसाब से जो पैदा करते हैं, प्लांट इसमें पूरी एनर्जी का पूरा मैनिपुलेशन करते हैं, कितना खाद डालना है, कितने उसमें पानी देना है, तो ये सब आर्टिफिशियल इकोसिस्टम में आएगा। अब ब्रॉडर क्लासिफिकेशन में हम कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम देखते हैं। जैसे हमने आपको पहले बताया है कि इकोसिस्टम जो होता है वो क्या होगा, किसी जैविक पदार्थों का अजैविक पदार्थ से संबंध है और किसी विशेष परिस्थितियों में। तो हमारे पास दो चीजें हैं, एबायोटिक कंपोनेंट है और बायोटिक कंपोनेंट है। एबायोटिक यानी अजैविक कारक और बायोटिक यानी जैविक कारक। तो सबसे पहले अजैविक कारक समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे हमारे पास आ रहे हैं क्लाइमेटिक फैक्टर होते हैं जिनको हम फिजिकल फैक्टर भी कहते हैं। यहाँ पे हम देखें पानी है, रेन, लाइट, विंड, टेम्परेचर।
तो हम देख रहे हैं कि ये सारी चीजें जो है विशेष महत्वपूर्ण है। अगर हम फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया देखने के लिए जाएं, अगर लाइट नहीं होगी, सूर्य प्रकाश नहीं होगा तो नहीं हो सकती। हाई टेम्परेचर पे प्लांट ग्रो नहीं, मुरझा जाएंगे। विंड बहुत ज्यादा होगी तो नुकसानदायक है, कम है तो नुकसानदायक है। तो ये क्लाइमेटिक फैक्टर्स जो है, ओवर रेन, कम रेन, ये सारी चीजों का वो कहेंगे हम क्लाइमेटिक फैक्टर। फिर एडेफिक, एडेफिक वर्ड का मतलब होता है, एडेफिक मतलब होता है समुद्र, पृथ्वी से संबंधित या सॉइल संबंधित, मिट्टी, मृदा, मृदा विज्ञान है ना, एडिफिक फैक्टर्स आएंगे। तो मृदा जो है इसमें, या मिट्टी जो है उसमें सॉइल, फिर सॉइल का पीएच, उसमें पाए जाने वाले मिनरल्स, और वो किस जगह की टोपोग्राफी, यानी पूरी सॉइल उस जगह की टोपोग्राफी क्या है, वहाँ की क्या मिट्टी की क्या विशेषता है, ये संपूर्ण आ गया एडिफिक फैक्टर में। अब जब ये एबायोटिक फैक्टर जो होते हैं, ये मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं क्योंकि बायोटिक कंपोनेंट्स को। तो अब बायोटिक कंपोनेंट समझने की कोशिश करते हैं। तो बायोटिक में सबसे पहले किसी भी इकोसिस्टम की शुरुआत बगैर पौधों के नहीं हो सकती, क्योंकि भोजन का मुख्य स्रोत जो होगा वो पौधे होंगे। तो इनको हम कहते हैं प्रोड्यूसर्स। प्रोड्यूसर्स यानी जो बनाने वाला है। ये खाना बनाने वाली वाली बात नहीं है, ये बात क्या है कि किसी इकोसिस्टम का बिगिनर, जो वहां पे क्या चीज की न्यूट्रिएंट्स की अवेलेबिलिटी को बताता है। भोजन का मुख्य स्रोत सबसे शुरुआत में आएगा प्रोड्यूसर, क्योंकि हमारे पास अगर प्रोड्यूसर नहीं है तो केवल सनलाइट है, और सनलाइट से कंज्यूमर अपना भोजन नहीं बना सकते हैं। तो हमें सबसे पहले चाहिए प्रोड्यूसर्स यानी प्लांट, जो अपना भोजन स्वयं बनाएंगे और उनके द्वारा साइकिल आगे की तरफ चलेगी। तो प्रोड्यूसर्स को हम वर्ड इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स। ऑटो मतलब स्वयं, स्वयं को बनाने वाले। उस लेवल के लेवल में, प्रथम लेवल में ऑटोट्रॉप्स आते हैं, जिनको हम प्रोड्यूसर कहते हैं, और मुख्य भोजन बनाने का काम ये करते हैं। दूसरे हम आते हैं, उसके बाद अगला लेवल होता है कंज्यूमर का। कंज्यूमर्स जो होते हैं, कंज्यूमर्स का मतलब होता है कि जो हरे पदार्थों को खाते हैं, यानी हरे पदार्थ मीन्स की प्लांट्स को, प्लांट्स में पाए जाने वाले जो न्यूट्रिएंट्स हैं, वो सेकेंड लेवल में शाकाहारी कंज्यूमर्स में जाते हैं, हेट्रोट्रॉप्स जिनको हम कहते हैं। तो इसमें प्राइमरी होते हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स और सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स जो क्या होंगे, मुख्य रूप से शाकाहारी होंगे, और शाकाहारी होने के कारण ये केवल किसको खाते हैं, पौधों को। पौधों में पाए जाने वाले फल, पौधों से पाए जाने प्राप्त होने वाली चीजें, वो सबको खाने वाले कहलाएंगे हर्बीवोर्स। यानी ये कहला गए हर्बीवोर्स, भी क्या कहलाए, कंज्यूमर, क्योंकि वो किसको खाते हैं, प्लांट को खाते हैं। तो प्लांट हुए प्रोड्यूसर या ऑटोट्रॉप्स, और इनको खाने वाले हुए हिट्रोट्रॉप्स। तो हिट्रोट्रॉप्स के अलग अलग लेवल हैं। पहला होता है प्राइमरी लेवल और दूसरा सेकेंडरी लेवल। तो प्राइमरी हमेशा क्या होंगे, हर्बीवोर्स होंगे। तो प्राइमरी कंज्यूमर्स हर्बीवोर्स होंगे, और सेकेंडरी जो होंगे कंज्यूमर्स वो कॉर्निवोर्स होंगे, यानी जो शाकाहारियों को खाने वाले मांसाहारी होंगे, और शाकाहारी किसको खाएंगे, प्लांट को खाएंगे। तो हमारे पास पहले आ गए प्रोड्यूसर्स, और कंज्यूमर्स में हमने ये विभाजित किया प्राइमरी कंज्यूमर्स, यानी कि टोटली जो होंगे ये हो गए हर्बीवोर्स। सेकेंडरी जो होंगे वो कॉर्निवोर्स होंगे, यानी हर्बीवोर्स को खाएंगे, यानी शाकाहारियों को खाने वाले होंगे। और टर्शरी लेवल पे जो होते हैं, इनको हम जो कहते हैं, ये सेकेंडरी वाले को खाएंगे, सेकेंडरी कंज्यूमर्स को खाने वाले होंगे। ये हम जब इकोसिस्टम की पूरी चेन पढ़ेंगे तो हम टर्शरी कंज्यूमर्स को, टॉप लेवल के कंज्यूमर्स को समझाने की कोशिश करेंगे वहां पे। और लास्ट में आते हैं इसमें क्वार्टरनरी, इनको हम कह देते हैं आखिरी लेवल पे आते हैं। ये बहुत रेयर होता है क्वार्टरनरी, सामान्यतः एक इकोसिस्टम जो होता है टर्शरी कंज्यूमर पे जाके खत्म हो जाता है। तो टर्शरी कंज्यूमर है ना, टॉप लेवल के, जैसे गिद्ध वगैरह का आप नाम आपने सुना होगा, शेर, ये सबसे ऊपर लेवल पे, टॉप लेवल पे आते हैं, तो इनको हम टर्शरी कंज्यूमर्स कहते हैं। अब इन सब के ऊपर काम करने वाले, जब ये सड़ गल जाएंगे, यानी प्रोड्यूसर हुए, कंज्यूमर हुए, तो इनके ऊपर काम करते हैं डिकम्पोजर्स, यानी कि अपदरक जिनको हम हिंदी में कहते हैं। ये क्या हो गए, सड़े गले मृत पदार्थों पर अपनी रिएक्शन करते हैं, ये कहलाते हैं डिकम्पोजर्स। ये पूरे इनमें आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, पूरे इनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम डालते हैं। अभी आपको हमने ये समझा दिया अभी कि एबायोटिक कंपोनेंट्स क्या होते हैं, ये पूरा इसके बारे में, और कितने तरह के इकोसिस्टम होते हैं, तो ये फिर दोबारा बताने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। बायोटिक में आप समझ गए कि प्रोड्यूसर यानी कि ऑटोट्रॉप होंगे, जो अपना भोजन खुद बनाते हैं, सूर्य ऊर्जा लेकर क्लोरोफिल की उपस्थिति में अकार्बनिक पदार्थों का उपयोग करते हैं पानी के साथ, ये फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया से अपना भोजन बनाते हैं। और कंज्यूमर जो होते हैं, प्लांट, ये जो होंगे प्लांट के ऊपर आधारित रहेंगे, तो ये जो होंगे ऑर्गेनिक पदार्थ
प्लांट से लेंगे और उसमें हमने अलग अलग लेवल बना दिया, हर्बीवोर्स हो गए, और उसमें हर्बीवोर्स को हमने कह दिया प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी को हमने कह दिया जो मीट ईटर होंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, और लास्ट में हमने डाल दिया ओमनिवोरस, जो सब कुछ खाते हैं ओमनिवोरस में, सर्वभक्षी होते हैं, सारी चीजें खा लें वो ओमनिवोरस होंगे, मतलब वो शाकाहारी भी होंगे मांसाहारी भी होंगे, जैसे कि अपन अगर कुत्तों की बात करें तो वो रोटी भी खा लेगा और मांस भी खा लेगा, तो ये कहलाएगा ओमनीवोरस कहलाएगा। यहाँ पर हम एक इकोसिस्टम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक प्लांट लगा हुआ है, ये प्लांट इकोसिस्टम हम इसको कह सकते हैं। इसके आसपास में हम देख रहे हैं थोड़ी सी ग्रास वगैरह है, टेरिस्ट्रियल इकोसिस्टम का एग्जाम्पल होगा यहाँ पे। तो हम प्लांट को प्रोड्यूसर कह देंगे, ये प्रोड्यूसर जो होगा ये ऑक्सीजन क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करता है, ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, ये प्रक्रिया फोटोसिंथेसिस की कहलाएगी, उसी के द्वारा हमें ऑक्सीजन मिलती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लांट लगाना चाहिए बहुत ज्यादा, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की उपलब्धता मुख्य रूप से प्लांट के कारण मिलती है। तो यहाँ प्रोड्यूसर हो गए प्लांट, और प्रोड्यूसर को खाने वाले आप देखेंगे हम कि प्लांट को कौन खा रहा है। तो सबसे पहले जैसे हमने लिखा रेबिट, तो ये प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि हर्बीवोरस है, हर्बीवोरस इसको खाएगा ना। इसके बाद सेकेंडरी लेवल पे हम आ रहे हैं, फॉक्स पे आ रहे हैं, ये लोमड़ी जो है इसको खा लेगी। इसके ये अब ये सब जो है ये सड़ेंगे मरेंगे और गलेंगे अगर, तो इसके बाद ये क्या होगा, डिकम्पोजर जो यहाँ पे प्रदर्शित नहीं है, डिकम्पोजर्स जो है इसको ये सॉइल डिकम्पोजिशन में इनके सड़ने गलने के बाद ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बने हैं, तो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म इनको न्यूट्रिएंट में कन्वर्ट कर देंगे, और फिर प्लांट इसको इस्तेमाल कर लेगा, पानी को इस्तेमाल करेगा और फिर से ये भोजन को बनाएगा। तो इस तरह से पूरी साइकिल चलती रहती है। तो अब हम देखेंगे कि किसी इकोसिस्टम में तीन चीजें विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। यहाँ हम देखते हैं कि किसी इकोसिस्टम में मुख्य रूप से क्या है, न्यूट्रिएंट साइकिल चलती है। भोजन के बगैर तो दुनिया नहीं चलेगी। तो न्यूट्रिएंट या भोजन जो है उसकी साइकिलिंग कैसे होती है उसके बारे में हम समझते हैं। तो हम देखें कि यहाँ मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स हमको दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे मूवमेंट ऑफ केमिकल एलिमेंट्स का मतलब होता है कि हमें पता है अकार्बनिक पदार्थों को प्लांट जो होते हैं कार्बनिक पदार्थ में बदलते हैं, और ये कार्बनिक पदार्थ जो होते हैं एक के बाद एक पौधों से फिर एनिमल्स में जाएगा, और वहां से फिर उनके मरने सड़ने गलने के बाद फिर से कहाँ वापस आ जाएगा, भूमि में आ जाता है या एनवायरमेंट में आ जाता है। अब इस संपूर्ण प्रक्रिया में जब भोजन एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंचता है, तो वहां पे ये पूरी प्रक्रिया में ऊर्जा का प्रवाह होता है। हमें सबको मालूम है कि भोजन जो है वो ऊर्जा देने का काम करता है। तो ये भोजन जब एक साइकिल से या एक लेवल से दूसरे लेवल पे जाता है, तो इसके साथ ऊर्जा जाती है। तो ये जब भोजन के साथ ऊर्जा जाती है, तो एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफॉर्म इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट इनटू ऑर्गेनिक टिश्यूज ऑफ एन ऑर्गेनिज्म। अब इससे हम सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि इनऑर्गेनिक पदार्थ जो होते हैं उनको ऑर्गेनिक पदार्थ में कन्वर्ट करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे मुख्य रूप से हम प्लांट की बात कर रहे हैं। तो प्लांट जो होते हैं इनऑर्गेनिक पदार्थ को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करेंगे। अब जैसे हमें मालूम है कि हम प्लांट प्रोटीन लेंगे, तो प्लांट प्रोटीन हमारी बॉडी में जिस तरह से रिक्वायरमेंट होगा दूसरा प्रोटीन बना लेगा। जैसे अपन ने कार्बोहाइड्रेट लिया, सपोज हमने प्लांट से कार्बोहाइड्रेट लिया, हमने मान लो स्टार्च का कोई फूड खाया है, जैसे मान लो हमने एक आलू खाया है तो उसमें स्टार्च है, उसके को खाने के बाद हमारी बॉडी उससे फिर कार्बोहाइड्रेट में से अपना ग्लूकोज बना लेगी और उसको स्टोर कर लेगी। तो इस तरह से हमारी बॉडी में ऊर्जा का प्रवाह होता रहेगा। तो एनर्जी जो होगी किसी भी इकोसिस्टम में, क्योंकि हमें मालूम है कि प्लांट एनिमल या कोई भी जीव जो है उसका भोजन के बिना जीवन संभव नहीं है। तो एनर्जी और भोजन में से क्या चलेगी, एनर्जी चलेगी। तो एनर्जी जो होगा इसका ड्राइविंग फोर्स है। ड्राइविंग फोर्स आप जानते हो ना, ड्राइविंग से तो समझ में आ रहा है कि जो चलाने वाला है वो कौन है, एनर्जी है। तो अगर एनर्जी नहीं होगी किसी इकोसिस्टम में, प्लांट ही नहीं होंगे, तो वो इकोसिस्टम फिर चल ही नहीं सकता। थोड़े समय तक तो चल जाएगा, जब तक अवेलेबिलिटी है जितना पदार्थ है उसका उपयोग करने के बाद वो नष्ट होने लगेगा। थर्ड आता है स्ट्रक्चर। पर्टिकुलर पैटर्न ऑफ इंटर रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अगर हम कहें कि अगर एक जगह पे हम मान लो सारे जितने एक पॉपुलेशन को हम रख दें, मान लो हम कहते हैं कि मनुष्य जो है एक जगह रहने लग जाए। अब मनुष्य के रहने बस से तो नहीं काम चलेगा, वहां पे क्या चीज चाहिए हमको, सबसे पहले वहां प्लांट आना चाहिए। फिर वो प्लांट आएंगे तो उनका कल्टीवेशन होना चाहिए, जब उनका कल्टीवेशन होगा तो फिर क्या मनुष्य रहेंगे। अब मनुष्य रह रहे हैं तो अब वहां पे जो प्लांट है उसमें पता चला कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आ गए, उसको खत्म करने की जरूरत है। तो सारे जो होते हैं, सारे किसी भी इकोसिस्टम में सारों का आपस में संबंध आवश्यक है।
ये संबंध कैसा है? अगर मान लो हम कह रहे हैं कि एक ही तरह के प्लांट लगा दें, तो क्या जीवन चल सकता? नहीं चल सकता। हमें अलग अलग तरह के प्लांट चाहिए, फिर अलग अलग तरह के एनिमल्स चाहिए। अगर हम कहें कि इकोसिस्टम में से अगर जैसे हम देखते हैं कि छिपकली है, अगर हम छिपकली को निकाल दें उस इकोसिस्टम से हमारे घर के आसपास से, तो क्या होगा? कीड़े बढ़ने लग जाएंगे। कीड़े बढ़ने लगेंगे, हमारे लिए एक दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। और फिर वो कीड़ों के साथ हमारे पास बहुत सारे क्या आ जाएंगे? सूक्ष्म जीव आने लगेंगे, हमें दूसरी तरह की बीमारियां फैला देंगे। तो हमें हर चीज का बैलेंस बहुत आवश्यक है। किसी भी एनिमल का या किसी भी प्लांट का बगैर जरूरी उसका बगैर जरूरी वो पैदा नहीं हो सकता। उसके लिए उसका एक सिस्टम में, प्रकृति में उसकी एक इम्पोर्टेंस है, और उसका होना बहुत जरूरी है, और उनका आपस में पॉजिटिव रिलेशनशिप बना रहे। यहाँ पे मैं एक उदाहरण देना चाहती हूँ कि अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही सुना है कि जैसे चाइना में क्या हुआ कि जब वहां पे बहुत सारी चिड़िया थी, ये 1962 के आसपास की या उसके पहले की बात होगी। तो वहां पे वहां की जो सरकार थी उसने कहा कि चिड़िया पूरी जो घास है पूरे क्रॉप को खत्म कर देती है, तो आप चिड़िया को मारते जाओ। तो चिड़िया मार के लाने पे उनको पैसे मिलते थे, तो उन्होंने क्या किया कि वहां के सारे जितनी पॉपुलेशन थी, लोग थे, उन्होंने चिड़िया मारना शुरू कर दी। अब जब चिड़िया मार दी तो थोड़े दिन बाद तो क्या हुआ कि वो चिड़िया खत्म हो जाने के कारण वहां पे इंसेक्ट्स पॉपुलेशन इतनी बढ़ गई कि उनकी पूरी क्रॉप खत्म होने लग गई। तो हम जो नेचर के बैलेंस को बिगाड़ नहीं सकते। अगर आपने नेचर के बैलेंस को छेड़छाड़ की तो आपके लिए वो दूसरी तरह से परेशानी लाके खड़ा कर देता है। तो इस तरह से हमें पूरे इकोसिस्टम को बनाए रखने के लिए ये जरूरी है कि हम सब तरह का अच्छी तरह से उपयोग करें, सारे इकोसिस्टम को फलने फूलने दें। क्योंकि अगर हम कहेंगे कि किसी इकोसिस्टम से अगर हम ये कहा जाता है कि जैसे अगर मान लो हम एक इकोसिस्टम की बात करते हैं तो उसमें टॉप लेवल कार्निवोर जो होते हैं, जैसे मान लो हम बात करते हैं टाइगर की बात करें, तो टाइगर की इम्पोर्टेंस बहुत ज्यादा है, क्योंकि टाइगर जो होगा वो हम कहते हैं कि बॉटम लेवल को कंट्रोल करने का काम करता है। बॉटम लेवल का मतलब है कि अगर मान लो हम किसी एक जंगल में जाएं और अगर वहां पे हम देखें कि अगर वहां पे वुल्फ या टाइगर नहीं है, तो क्या होगा? हिरण का नंबर बढ़ता चला जाएगा, और जब हिरण का नंबर बढ़ता चला जाएगा तो वहां के प्लांट का नंबर एकदम खत्म हो जाएगा, घास एकदम खत्म हो जाएगी। तो ये नहीं कह सकते कि इस पर्टिकुलर किसी पर्टिकुलर इकोसिस्टम में अरे इसको निकाल देंगे तो चल जाएगा, नहीं, सबका रहना जरूरी है। तो एक कंप्लीट इकोसिस्टम जो होता है वो बिकॉज ऑफ प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी कंज्यूमर्स की वजह से बनेगा, प्लांट की वजह से बनेगा, और डिकम्पोजर्स का भी उतना ही महत्व है, माइक्रोब्स भी उसको कंट्रोल करने का काम करते हैं। तो इस पहले लेक्चर में हमने केवल इकोलॉजी और बेसिक इकोसिस्टम के बारे में समझा। अगले लेक्चर में हम पूरे डिटेल इकोसिस्टम, एनर्जी फ्लो मॉडल और डिकम्पोजर्स के बारे में डिटेल में समझेंगे। थैंक यू। थैंक यू। नहीं गया आज तो, लग के खरा ही डाला। अब बंद करेंगे तो अपने आप ही हो जाएगा ना। एंड मीटिंग फॉर ऑल कर दें।